अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा और सेमीफाइनल के लिए चार टीमें फाइनल हो गई हैं। और इन चार टीमों की बात करें तो सेमीफाइनल भी तगड़े होंगे। यानी कि आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब मुकाबला होगा, सेमीफाइनल होगा पहला साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और उसके बाद फिर इन सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा। लेकिन हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच के हवाले से, कि किस तरह से वो इंडिया जो इसी सुपर 8 मरहले में बज़ाहिर शुरू में ऐसे लग रहा था कि इस टूर्नामेंट से आउट हो गया है, तकरीबन ऐसे लग रहा था बिल्कुल इस टूर्नामेंट से उसका सफ़र ख़त्म हो गया है। लेकिन उस इंडिया ने किस तरह से कम बैक किया और फिर वो सेमीफाइनल तक अब पहुंचा है और आगे उसकी परफॉर्मेंसेस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में कुछ इसी हवाले से हम बात करेंगे जो चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, इन्होंने किस तरह से टूर्नामेंट खेला और पाकिस्तान ने क्या गलतियां की कि हम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सके। और इन टीमों की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट का जायजा लेंगे और कुछ अपने प्लेयर्स पाकिस्तान के जिन्होंने ये टूर्नामेंट खेला है उस हवाले से भी जायजा लेंगे कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स की इनफरादी कारकर्दगी कैसी रही है। साथ ही साथ नए कप्तान से मुतल्लिक बातें हो रही हैं। कुछ साबिक कप्तान, हर रोज़ एक साबिक कप्तान बोलता है और नए कैप्टन के हवाले से कोई बात कर देता है। एक ख़ास नाम के हवाले से खास और बड़े बड़े नाम काफ़ी बातें कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब सेमीफाइनल के टाकरे कैसे होंगे और इसका जायजा लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज दो मैचेस और इन दो मैचेस में और ख़ास तौर पर ये आखिरी मैच जो आज हुआ जिसमें इंडिया ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी, इन तमाम मैचेस पर मुश्तमिल कुछ खूबसूरत लम्हात आप तक पहुंचाएंगे यूफोन के ताउन से। तो आइए देखते हैं यूफोन सुपर 5। आपने यूफोन के ताउन से देखा यूफोन सुपर 5 और अब बात करेंगे आज के उस मैच के हवाले से जिसमें कामयाबी के बाद इंडिया अपनी जगह बना चुका है सेमीफाइनल के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारा पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फहद लियाकत हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आपसे आज की डिबेट का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि वो इंडिया जिसको सुपर 8 मरहले में आकर ऐसे लग रहा था जैसे वो आउट हो गया टूर्नामेंट से, बज़ाहिर एक तरह से ये तासुर मिल रहा था और डिस्कशन ये थी उसने क्या क्रिकेट खेली, कैसे उसने कम बैक किया और फिर वो सेमीफाइनल तक पहुंचा। उसके इस कम बैक पर जिस तरह से वो बाहर निकला है उस पर बात करें। लुकमान, T20 इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। अगर हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करें तो एशिया कप में जिस तरह से अभिषेक शर्मा थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करता रहा, आज संजू सैमसन की अगर आप इनिंग्स देखें तो उसके बाद मेरे ख्याल में तिलक वर्मा के 25 या 27 हैं, उसके अलावा किसी के 30 स्कोर भी नहीं है। तो ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी कि एक प्लेयर ने खड़े होते हुए आई थिंक सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जिता दिया, जो हम बाकी टीमों में बिलखुसूस पाकिस्तान में तो नामुमकिन सी बात लगती है, खासतौर पे चेस करते हुए। तो आई थिंक संजू को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अंडर प्रेशर एक तो क्रिटिसिज्म उस पर बहुत था क्योंकि वो बार बार परफॉर्म चांसेस मिलने के बावजूद उस तरह से परफॉर्म नहीं पा रहा था। ये उसकी खुशकिस्मती है कि अभिषेक शर्मा फेल होता हुआ आ रहा था, तो इस वजह से अभिषेक शर्मा के साथ साथ ईशान किशन को मौका मिला। ईशान किशन जब पिछली एक दो इनिंग्स में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सका तो फिर संजू सैमसन को एज अ ओपनर ईशान किशन की जगह खिलाया गया कि दोनों एटलीस्ट हमारे ओपनर्स फेल ना हो। और संजू ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, आई अच्छा थिंक अहमद, एक चीज़ मुझे इससे ये तासुर मिला या नज़र आई कि जैसे संजू सैमसन को नीचे से ऊपर लेकर आए इस वजह से कि ईशान किशन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभिषेक भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो फिर आज उसने परफॉर्म किया। इसी तरह से पाकिस्तान में फ़खर जमान को हमने पहले तो मैचेस नहीं दिए, फिर मैच दिया, 5वें नंबर पर रखा, फिर जब हमने उसे ओपन करवाया तो उसने रन्स किए और इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स में इस टूर्नामेंट में वो शुमार हो रहा है अपनी उस ज़बरदस्त इनिंग की वजह से। तो आपके ख्याल में ये कितना ज़रूरी होता है कि एक बैट्समैन जिसकी जो असल स्लॉट बनती है, जो जहां पर स्पेशलिस्ट है, उसको वहां पर ही खिलाया जाए, तो देन आप उसके रिजल्ट्स को काउंट करते हैं, फिर आपको उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक कि फखर जमान को तो 4 नंबर पे खिलाना बेवकूफ़ी थी और आई थिंक कि ब्लंडर था और उसी का खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भुगता है। और अगर आप देखें अगर उसने तो फखर जमान और साहबजादा फरहान ने भी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, लेकिन आज के मैच में और पाकिस्तान वाले मैच में फ़र्क ये था कि जो फाइनल टचेज है ना, चाहे वो तिलक वर्मा ने थोड़ा सा अपना फाइनल टच दिया हो या हार्दिक ने दिया हो या शिवम ने जिस तरह से आके मतलब 2-4 चौके लगाए हों,
तो ये बहुत जरूरी है। फाइनल टचेस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के अलावा फाइनल टचेस देने बहुत जरूरी है। अब हमारा अगर आप देखें, साहबजादा फरहान और फखर जमान के बाद जब बैट्समैन आए तो वो एक ऐसे लग रहा था किसी का फोन नंबर ही है, किसी का 0, किसी का 1, हाँ। किसी का 2। बॉल्स भी जाया कर रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। हालांकि ये आइडियल सिचुएशन थी, वहां से मोमेंटम ये पकड़ते और हमें 235 240 तक लेके जाते। तो आई थिंक ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, और इंडिया की टीम नो डाउट इसमें हमसे बहुत आगे है। वेस्ट इंडीज की मैं जरूर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि वेस्ट इंडीज अगर 200 प्लस भी करती तो उनके पास वो बॉलिंग नहीं है, वो बॉलिंग में पावर जो इसने टोटल को डिफेंड कर सके। और जो जोसेफ ने आज पथेटिक बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में आखिरी 2 ओवर्स में इससे पथेटिक बॉलिंग हो ही नहीं सकती। और मैं ये अगर कहूँ, ये बना बनाया मैच जो है ना, शिमार जोसेफ के उस एक ओवर ने, जो सेकंड लास्ट ओवर उसने किया है, उसने अगर मरवाया है वेस्ट इंडीज की टीम को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो डाउन द लेग साइड बॉल्स कर रहा, सही वाइड भी हो गया। हो। चलें फहद, फहद इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच और फिर इंडिया अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। आज के मैच पे क्या कमेंट करेंगे, और साथ में इस टूर्नामेंट में किस तरह से इंडिया ने कम बैक किया? लग रहा था कि ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए भी मुश्किल है, और एक डिबेट बन गई कि इंडिया भी आउट हो रहा है, लेकिन उसने अच्छा कम बैक किया। कैसी क्रिकेट खेली इंडिया ने? जी थैंक यू रहमान। इंडिया ने देखिए बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। आज भी उन्होंने आराम से चेस कर ली है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रांग थी और छोटी ग्राउंड है, ये बैटिंग विकेट है, तो वो अभी मेरे हिसाब से अगर अक्लमंदी से वेस्ट इंडीज खेलती तो 20-25 रन और कर सकते थे वो लोग। और वही वेस्ट इंडीज का मसला हमारे वाला ही मसला है, बेसिकली बॉलिंग नहीं है, कप्तानी नहीं है उस तरह की। अगर ये आज अच्छी कप्तानी हुई होती तो ये मैच जीता जा सकता था ना। स्पिनर को स्टार्ट में और अटैक करवाने की जरूरत ही नहीं है, होल्डर को खुद आना चाहिए था। शुरू में गेंद थोड़ा सीम हो रहा था, ग्रिप कर रहा था, बस यही चीजें होती है। शुरू में शायद आप सैमसन को आउट कर लेते, जो कि इन्होंने बिल्कुल ही उसको इजी फील्ड दी है। और वो लड़का देखे कि जो मैं बात करता होता हूँ कि T20 क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट स्लॉगिंग। T20 क्रिकेट आप अच्छी टेक्निक के साथ और क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ भी इनिंग्स को खेल सकते हो। इस तरह बाबर पास्ट में खेलता रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो बाबर की कहाँ क्रिकेट गई और फिर हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई। आपके सामने ही है वापसी, मैंने एयरपोर्ट आगे होंगे, तो ये कोई मजा तो नहीं आया। अब इसमें देखिए पाकिस्तान टीम पे मैं बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है। अब ये देखिए कि अकाउंटेबल कौन है यहाँ पे, किसको ये पूछा जा सकता है कि यार तुम्हें फखर जमान की पोटेंशियल का नहीं पता था, तुम्हें नसीम शाह की पोटेंशियल का ही नहीं था पता, तुम्हें अबरार की पोटेंशियल का ही नहीं था पता, ठीक है? तुम्हें ये पता ही नहीं था कि तुमने कौन सा प्लेयर कहां पे खिलाना है, किस मैच में खिलाना है। अगर साइम अयूब से स्कोर नहीं हो रहा तो भाई हदीस थोड़ी है। वो देखो वहां पे 2 मैचों में ईशान किशन स्कोर नहीं करता, वो उसको वन डाउन कर देते हैं। तो भाई आप फखर को ओपन कर देते, आप साइम को वन डाउन कर देते। ये जो और कप्तान साहब को किसने कह दिया कि भाई आप पहली तो बात, आप T20 के प्लेयर ही नहीं हो, ऊपर से आप वन डाउन अपने आप को धुसवा रहे हो। यार खुदा का खौफ खा लो। चलो 1-2 इनिंग में आपकी लग गई है, इज्जत बचाओ, टीम की बेहतरी की प्लानिंग करो, खुद नीचे आ जाओ। अगर साइम को ही खिलाना था आप साइम को वन डाउन खिलाते, नहीं आपने बाबर को खिलाना ही खिलाना था। अब बाबर को वन डाउन ट्राई करके देख लेते, या बाबर को 1-2 मैच में ओपन नहीं, करा लेते। कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन तब बनाया जब चिड़ियां चुग गई खेत, जी, जब सारा और ये कुछ वो हाथ से निकल चुका कॉम्बिनेशन था ना। मैं शुरू दिन से बोल रहा था कि ये कॉम्बिनेशन खिलाओ, हाँ। तो मैच तो जीते हो ना। अच्छा अहमद, संजू सैमसन, आपके ख्याल में जैसे उसने 50 पर 97 की इनिंग खेली है, जिसमें 4 छक्के 12 चौके शामिल हैं, वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने क्या गलती की कि उसे वो कंट्रोल नहीं कर सके? बाकी बैटर्स को तकरीबन उन्होंने कंट्रोल में रखा, कोई 10 पर आउट हुआ, कोई 18 पर, इसी तरह से, लेकिन ये इनिंग ओपनर आए और फिर वो मैच फिनिश करके चले गए। अच्छा, एक तो जो मिस फील्डिंग थी ना दोनों साइड्स पे, वो हाँ। आपने की बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आई। इंडिया के अभिषेक शर्मा ने भी 2 कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन वेस्ट इंडीज की मिस फील्डिंग में ये प्रॉब्लम था कि वेस्ट इंडीज ने कैचेस तो ड्रॉप करे, लेकिन रन्स भी लीक किए। मतलब सिंपल उनके हाथ से निकलते रहे, जहां एक बनता था वहां उन्होंने बाउंड्रीज कराई। तो ये जब आप इस तरह के ब्लंडर्स करें तो ऑब्वियसली एक तो ये गलती, फिर दूसरा आपने फील्ड सारी ली हुई है ऑफ साइड पे और आप डाउन द लेग साइड बॉलिंग करी जा रहे हैं।
वो शिमाद जोसेफ ने भी पहला ओवर अच्छा किया, दूसरे ओवर से दूसरे और तीसरे ओवर में उसकी पिटाई लग गई। हाँ। और वो ने जो बाउंड्रीज खाई हैं उसमें बैट्समैन का कोई कमाल नहीं है। उसमें मेरे ख्याल का अपना कसूर है कि उसने इस तरह की बॉलिंग की है। हम सब ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि उनको बैटिंग में एक कंप्लीट पावर हाउस है, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करता है। लेकिन जब आपके इतने हाई प्रेशर मैच में 195 रन ऑन द बोर्ड हो, तो मेरे ख्याल में अगर आप राइट एरियाज में बॉलिंग करें, आप अपनी फील्डिंग को एक्यूरेट रखें, तो आप इजीली मैच जीत सकते हैं। आज भी आप अगर देखें तो एट द एंड जो डिफरेंस है वो 4 बॉल्स का ही था। हाँ। ये वेस्ट इंडीज ने 15-20 रन और कर लिए होते, या वेस्ट इंडीज ने अगर मिस फील्डिंग वगैरह ना की होती। अब संजू का कैच मेरे ख्याल में 2 कैचेस उसके ड्रॉप हुए, उससे तो ये चीजें बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। और एक ऐसा प्लेयर जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से जिसने अपनी टीम को मैच जिता दिया, आपने जब उसी के 2 कैच छोड़ दिए तो फिर पीछे क्या करता है। सही हो गया। अच्छा फहद, वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज ने कहां पर इस मैच को खोया है? वेस्ट इंडीज ने, मैंने आपको बताया स्टार्ट में खोया। आपने उसको, उनको 30 रन जो है ना वो प्लेट में डाल के दिए हैं। वो तो आप समझ लें कि ऐसे आउट हो गया अभिषेक। अगर वो खड़ा रहता तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाना था ना। वही बात है कि आपने करना क्या है यार, कि प्लानिंग क्या, क्यों एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, आपको पता है कि अभिषेक इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हिटर है, और वो लेफ्ट हैंडर है, और आप लेफ्ट आर्म स्पिनर से अटैक करवा रहे हो। उसको मारा सैमसन ने है, लेकिन अनलकी वो अभिषेक से बच गया है बेसिकली। तो उसको, होल्डर को खुद सही हो अटैक गया। करना चाहिए था उधर शुरू में ना। देखिए, जहां आजकल वेदर आप कह इंडिया, रहे हैं कि शुरू में ही थोड़ा सा वेस्ट इंडीज उसको कंट्रोल नहीं कर पाए संजू को, और इस वजह से बड़ी नहीं खेली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे जो 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए फाइनल हुई हैं, इन चारों टीमों के कैसे तगड़े मुकाबले होंगे। फिर प्रोग्राम के उससे अगले हिस्से में हम कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान में डिबेट चल रही है नए कैप्टन के हवाले से। ये तमाम चीज़ें आज के शो में जीत की सोच में डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मरहला अपने अख्ताम को पहुंच गया है। सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं और पहला मुकाबला होगा, पहला सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा होगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। तो अहमद से इसका आगाज़ करते हैं। अहमद, जो पहला टाकरा होगा, यानी कि अगर हम चारों टीमों का ही जायजा लेंगे, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको क्या लगता है कि अफ्रीका इस टूर्नामेंट में कैसे क्रिकेट खेल रहा है और क्या न्यूजीलैंड उसको हराने की सलाहियत रखती है, और किस तरह का ये मैच होने जा रहा है? दोनों तगड़ी टीमें हैं या आपको लगता है कि एडवांटेज हासिल है अफ्रीका को, इस टूर्नामेंट में बड़े अच्छे मोमेंटम में नजर आ रही है वो? देखें, ये वाहिद ऐसा कॉन्टेस्ट होगा मेरे ख्याल में जो सबसे जबरदस्त कॉन्टेस्ट होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप दोनों टीम्स की बैटिंग देखें तो फुल पावर हाउस है, हिटिंग एबिलिटीज है तमाम बैट्समैनों में। स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो वो आपको काफी हद तक कंप्लीट नजर आता है। फास्ट बॉलर्स देखें तो वो अच्छे तगड़े हैं। सो आई थिंक ये नेक टू नेक कॉन्टेस्ट होने वाला है, और ऑन डे टीम मेरे ख्याल में प्रेशर को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेगी। उस टीम के ऑब्वियसली चांसेस होंगे, और मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से जो भी सेमीफाइनल जीत गया उसके ऑटोमेटिकली काफी चांसेस हो जाएंगे फाइनल जीतने के भी, क्योंकि जो सेमीफाइनल है वो इतना हाई प्रेशर गेम होगा। और अगर आप देखें तो अगर साउथ अफ्रीका आगे जाती है तो तब भी न्यूजीलैंड को वो हरा के जाएगी, जो मेरे ख्याल में पहली नहीं तो दूसरी बेस्ट टीम है इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड आगे जाती है तो वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम शायद नंबर 1 है इस टी20 की, तो उसको हरा के जाएगी। तो फिर इंग्लैंड या इंडिया को हराना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल मुश्किल होगा। तो नेक टू नेक कॉन्टेस्ट होगा। थोड़ा सा मुझे इस तरह लगता है कि इन कंडीशंस में अगर आप देखें ना तो न्यूजीलैंड के जिस तरह के स्पिनर्स हैं वो शायद थोड़ा सा फंसा सकते हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को, क्योंकि हमने आज भी अगर आप देखें जो मैच हुआ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे से ज्यादा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कंफर्टेबल नजर आई थी बैटिंग करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो उस वक्त अकील हुसैन को बिठा दिया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, सॉरी, तो वेस्ट इंडीज ने तो अपने अकील हुसैन को बिठा दिया था। अगर वो होते तो शायद इंपैक्ट थोड़ा डिफरेंट होता। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस सकती है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं वो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं स्पिनर्स को, वर्ल्ड कप में हमने देखा है। अच्छा फहद, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड हम बात कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल ये होगा, तो आपके ख्याल में अफ्रीका टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल था, जिस ग्रुप में पाकिस्तान था,
और आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की कहानी साथ साथ ही चल रही थी। चूंकि हम श्रीलंका को उस मार्जिन से शिकस्त ना दे पाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया और फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया। तो आपके ख्याल में ये कैसा टाकरा होगा, कितना बड़ा मुकाबला होगा? यार नेक टू नेक है, दोनों ही बहुत कमाल की टीमें हैं, बड़ी बैलेंस्ड है। इन दोनों टीमों को अगर आप देखें ना, तो आपको एक भी प्लेयर ऐसा नजर नहीं आएगा कि आपको यार फील हो कि ये क्यों खेल रहा है। जिस तरह कि हमारी टीम में 4-5 नजर आ रहे होते हैं घूमते फिरते ग्राउंड के अंदर, इन इन दोनों 22 लड़कों में आपको एक भी इररेलेवेंट प्लेयर नजर नहीं आएगा। और टॉप फॉर्म है, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी प्रेडिक्शन कोई क्रिकेटर नहीं कर सकता कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा या न्यूजीलैंड जीत जाएगा। हाँ, उस दिन जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो मैच जीत जाएगा। और स्लाइटली एज जो है वो साउथ अफ्रीका को है, उनकी विनिंग स्ट्रीक ज्यादा है। और ये न्यूजीलैंड जो है तो हमारी तरह लड़खड़ाते हुए रन रेट पे ही पहुंचे हैं। अगर कल हम थोड़ी सी अक्ल से बॉलिंग कर लेते तो ये वाला मैच शायद हम खेल रहे होते, लेकिन हम डिजर्व भी नहीं करते थे। और मैं ये बोल रहा था हमें वापस आना चाहिए और इस टीम की सर्जरी होनी चाहिए, इस टीम को चलाने वालों की सर्जरी होनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में एक ही गेम है उसका हॉकी जैसा हशर ना हो जाए। सही हो गया अहमद। न्यूजीलैंड पर तो हमने बात की, साउथ अफ्रीका पर बात की। जो दूसरा अब सेमीफाइनल होना है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। इंडिया आज जीता भी है, उसकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं। आपको लग रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर जो टूर्नामेंट खेल रहा है इंडिया, वो वाला इंडिया हमें नज़र नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं लैग करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। गो के आज देखें एक ही लड़के ने इनिंग खेली तो उससे हम वो मैच निकाल कर ले गए, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जब ये सेमीफाइनल में उतरेंगे तो आपके ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट माहौल नहीं होगा? इंग्लैंड टफ ओपोनेंट नहीं हो सकता इंग्लैंड इंडिया के लिए? देखें, इंडिया की जो एक इंटेलिजेंस है ना क्रिकेट में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस T20 वर्ल्ड कप में, वो ये है कि उनका एक प्लेयर अगर बड़ी इनिंग खेलता है ना तो बाकी बड़ी इनिंग खेलने की कोशिश में विकेटें नहीं गिराते अपनी। हाँ, छोटे छोटे टचेस देते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, डबल लेते रहेंगे, गैर जरूरी शॉट्स मारने की कोशिश नहीं करते, जैसे अभिषेक शर्मा ने मारी आज। तो वो एक स्लॉगर वाली उससे वाइब आती है। अदरवाइज आप देखें तो बड़ा सेंसिबली, आराम सुकून से, स्मूथली खेलते हैं। उनको पता होता है कि एक प्लेयर चल रहा है, इसने अगर 60 70 80 रन कर दिए तो हमने अगर 20 20 25 25 के बीच जो है ना टचेस दे दिए तो हम मैच इजीली जीत जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ या बाकी टीम्स में ये गेम अवेयरनेस जो है वो इस तरह से मैंने नहीं देखी। दूसरा, जहां तक बात है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में, तो मुझे ये लगता है कि ये लोग कुलदीप को लाजमी खिलाएंगे, चाहे अर्शदीप को इनको बिठाना पड़ा। और कुलदीप ऐसा बॉलर है कि जिसके अगेंस्ट इंग्लैंड के बॉलर बैट्समैन फंस सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक तो ये थोड़ा सा फैक्टर डाल सकता है और कुलदीप हो सकता है कि 4 या 5 आउट कर ले इंग्लैंड के। तो मुझे ये लगता है कि अगर इंग्लैंड और इंडिया का मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे इंडिया को थोड़ा सा इंग्लैंड पे एज हासिल लगता है, इन टर्म्स ऑफ कंडीशन भी और जिस तरह से वो खेलते हुए आए हैं अभी। क्योंकि विद हर मैच के साथ उनकी क्रिकेट मुझे थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को एज है इंग्लैंड पे। अच्छा, एक चीज़ देखने में आई है कि गो के ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक प्लेयर हर टीम में फॉर्म में होता है और वही मैच निकाल कर जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड इस तरह का नज़र आ रहा है कि जब भी कोई मैच जितवा रहा है वो एक ही लड़का मैच जितवा रहा है। आज का मैच देखें, उसमें वन साइडेड इनिंग खेली एक लड़के ने, फिर पाकिस्तान की तरफ से फरहान वन साइडेड इनिंग खेलता रहा, फिर साथ में फ़खर ने एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेल दी। फिर इसी तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ हैरी ब्रूक ने बड़ी अच्छी इनिंग खेल दी, 100 कर दिए। तो फहद, ये क्या ट्रेंड नज़र आया आपको कि बाकी प्लेयर्स, इंग्लैंड और इंडिया का भी अब सेमीफाइनल है, तो इंग्लैंड के बाकी प्लेयर्स इतने फॉर्म में नहीं है, मासवाई हैरी ब्रूक के कि वो रन्स कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स किए, फिर वो फॉर्म में आ गए और लास्ट टाइम बड़े रिलैक्स होकर शॉट्स खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस मैच में, जिसमें जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। वो हम जीत तो गए बाद में, लेकिन शुरू में हैरी साहब कुछ ऐसे ही शॉट्स खेल रहे थे बड़े कॉन्फिडेंट होके। हाँ, देखिए वो लोग जो है कॉन्फिडेंट हैं। और T20 क्रिकेट में ना अगर एक साइड से एक बंदे की लग रही है, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, तो दोनों साइडों से मारने की जरूरत नहीं है भाई। अगर एक बंदा टेक्निकली 100 रन्स करेगा, ठीक है, तो दूसरी टीम 9 लड़के मिलके भी 100 रन्स करे ना, यानी कि 20-20 25-25 की पार्टनरशिप करे तो वो 200 रन बनते हैं। वही इंडिया ने की है, वही हैरी ब्रूक ने भी किया था। जो थोड़ा सा क्रिकेट को समझ गए हुए ना T20 को,
वो ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे। और जिनको नहीं समझ आई, जो ये समझते हैं कि T20 मार धाड़ का काम है, जोर का काम है, स्लॉगिंग का काम है, सिर्फ मिड विकेट पे ही छिक्का मिलता है, वो वो T20 क्रिकेट नहीं जीत सकते, नहीं खेल सकते। आप उनको जो से मर्जी टीके लगा लें। आप उनके दिमाग में सिर्फ एक टीका लगाना है कि T20 कैलकुलेशन की गेम है, ये टग ऑफ वॉर नहीं है। हम इसको खेलते हैं टग ऑफ वॉर से, फिर हम आधे ही रास्ते में हमारे सांस फूल जाते हैं और हम रस्सा छोड़ देते हैं कि हम हार गए हैं। मतलब कल जो छक्कों की नुमाइश हुई है, जब हम बॉलिंग कर रहे थे, मैं तो ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम पे ईरान ने हमला कर दिया है, इस तरह के वो छक्के जा रहे थे। सही। यार थोड़ी शर्म होती, थोड़ी हया होती है, क्रिकेट ही छोड़ दो यार। अगर इस तरह का हाल करवाना है, क्रिकेट ही छोड़ दो। अच्छा चलें ठीक है, पाकिस्तान पर अब बात करते हैं। ख़ास तौर पर कप्तानी पर बात करूंगा, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। ब्रेक से पहले मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाहता हूं साइम अयूब के। हम कोशिश करेंगे कि अगले 3-4 रोज़ में अपने इन प्लेयर्स टूर्नामेंट में मौजूद थे, उन पर डिस्कशन की जाए कि वो क्या करते रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। साइम के स्टैट्स दिखाएं जी, साइम अयूब साहब क्या करते रहे हैं इस टूर्नामेंट में, फिर उस पर हम बात करते हैं। बैटिंग, साइम ने 6 मैचेस खेले हैं, 70 रन हैं, एवरेज उनकी 14 की, स्ट्राइक रेट 137 का है, और कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। जाहिर सी बात है 70 रन किए 6 मैचेस में। बॉलिंग में उन्होंने 5 विकेटें ली हैं 6 मैचेस में, और 10 ओवर्स करवाए, 7.40 की इकॉनमी है। अहमद, मुझे बताएं कि साइम अयूब का ये टूर्नामेंट कैसा रहा है, क्या हुआ है साइम अयूब के साथ कि जिसको हम कह रहे थे ये हमारा टैलेंट है, फिर हमने उसे ऑलराउंडर बना दिया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि फिर फ़खर को खिलाना पड़ा, शामिल करना पड़ा। ये कैसा टूर्नामेंट खेला है साइम अयूब ने, और मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है, इनका मसला क्या रहा है इस टूर्नामेंट में? लुकमान, इस टूर्नामेंट की तो तब हम बात करें ना कि इस टूर्नामेंट से पहले उनकी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हों। हाँ। आप थ्रू आउट वो मेरे ख्याल में पिछले जब से उनकी वो इंजरी हुई है उसके बाद से जब से वो आए हैं, सिवाय कुछ आध इनिंग्स के, तो उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया। फिर हमें एक नया सबक पढ़ाया गया और मंजन बेचा गया, वो ये कि जी साइम अयूब साहब क्योंकि अब बॉलिंग इतनी जबरदस्त कर रहे हैं और T20 में नंबर 1 पे, तो इसलिए हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे जरा बताएं कि इस T20 वर्ल्ड कप में गिन के उसने कितने कवर्स डाले होंगे। मेरा तो नहीं ख्याल कि उसने कोई बहुत ज्यादा, हमने उससे एज अ बॉलर भी काम लिया है जितना हमें उससे लेना चाहिए था, जिस वजह से हम उसको खिला रहे थे। तो अगर हमने उसको एज अ बॉलर ही खिलाना था और हमें पता था वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा है एज एन ओपनर, तो क्यों हमने उसको चौथे 5वें नंबर पे नहीं खिलाया और उसकी जगह को पे फखर जमान को नहीं खिलाया। तो आई थिंक कि जब आपकी जो है ना सीरियसनेस ही ना हो, आपको सबसे मेन चीज तो ये है ना, आज तक लुकमान सच्ची बात ये है कि जी। हमारे स्टाफ को, हमारे कोचिंग स्टाफ को, हमारी टीम मैनेजमेंट को, हमारे कप्तान को पिच तक रीड करनी नहीं आई। हम टॉस, जहां बॉलिंग लेनी हो बैटिंग ले लेते हैं, बैटिंग लेनी हो बॉलिंग ले लेते हैं, मैच हारते हैं, उसके बाद पिच के ऊपर ब्लेम करते हैं। ये इंग्लैंड वाले टूर पे हमने देखा, ये बांग्लादेश वाली सीरीज में हमने देखा, ये एशिया कप में हमने देखा। थ्रू आउट कहीं ना कहीं जब भी माइक हैसन आते हैं और मीडिया से बात करते हैं, वो पिच को जरूर ब्लेम देते हैं। तो जब जिस टीम को पिच पढ़नी नहीं आती, उसको क्या पता चलेगा कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है, किस प्लेयर को क्या इस्तेमाल करना है। मैंने आपको उस दिन भी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी थी कि वो सही। फिर हेरा का एक डायलॉग है कि इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो, ये भीख ही मांगेंगे, इनको आप वर्ल्ड 11 का बेस्ट कॉम्बिनेशन बना देना, ये सही। फिर भी फिर भी इन्होंने यही करना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ इस करेंगे साइम साहब की परफॉर्मेंस पर, एक कमेंट लेंगे फाहद से, और फिर पाकिस्तान टीम के कैप्टन के हवाले से बात हो रही है, कप्तान की तब्दीली के हवाले से बात हो रही है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात कर रही की साइम अयूब के हवाले से कि इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, क्या हुआ है साइम अयूब को के साथ, इस पर हम बात करें। और इसी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के कैप्टन के हवाले से। कप्तान की तब्दीली पर बात हो रही है, साबिक कप्तान बोल रहे हैं, और फिर जिस नाम पर बोल रहे हैं वो भी बड़ा सरप्राइज है कि आखिर ऐसा क्या है कि सब उसी का नाम ही ले रहे हैं। फहद, ये साइम पर एक कमेंट करें, फिर मैं आगे चलता हूं कि ना बैटिंग ना बॉलिंग, हम उसको मुसलसल मैचेस देते रहे, फ़खर जमान जैसा बैट्समैन हमने बाहर बिठाए रखा, लेकिन साइम को मुसलसल मैचेस दिए, क्या हुआ है उसके गेम के साथ? यार देखिए, मैंने तो साइंस को ना बड़ा सपोर्ट किया हुआ टीवी के ऊपर, और मुझे ये था कि इसको थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी, थोड़ी सी शर्म कर लेगा, क्योंकि सारी गलती साइम की है। इसके अंदर आप क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, नॉट इवन कोच। जिस बंदे को यही नहीं पता कि मैं
आउट ऑफ फॉर्म आदमी हूँ, मुझे अर्ली ऑन जाके विकेट के ऊपर स्टे करना है। आप वीडियो गेम नहीं खेल रहे हो कि आप बटन दबाओगे और नो लुक शॉट लग जाएगी, आप बटन दबाओगे तो आप क्रॉस छिक्का मार दोगे, ऐसे थोड़ी है भाई। अगर नहीं हो रहा तो उसका जिंदगी में क्रिकेट में एक ही हल है कि उसको जीरो से समझो दोबारा स्टार्ट करो। हर मैच में ये समझो कि आज मेरा पहला मैच है, मैंने आज सरवाइव करना है और फिर करके दिखाना है। वो अब ये बातें ना, ये मेंटोर वाली बातें हैं कि ये रोज इनको बैठ के इनके दिमाग में ये कोई बातें डाले। वो पता नहीं क्या करता रहता है इनके साथ, जो इनका कोच है, लूडो छूडो खेलते रहते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती। सही हो गया। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। शाहिद खान अफरीदी साबिक कप्तान कहते हैं कि शादाब खान पाकिस्तान T20 टीम के लिए बेहतरीन कैप्टन हो सकते हैं। उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई है नए कैप्टन के हवाले से शादाब खान। और इससे पहले जब हमारा आखिरी मैच अभी रहता था तो उससे पहले ही साबिक कप्तान शुएब मलिक भी शादाब खान से मुतलिक बात कर चुके हैं। ऐसा क्या है कि साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर शादाब खान पर ही बात कर रहे हैं, और शादाब खान क्या उनकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंसेज इस टूर्नामेंट में कैसी हैं, मौजूदा सिचुएशन में वो खुद कैसा खेल रहे हैं, इस पर बात करते हैं। अहमद कुरैशी साहब, एक तो कप्तान की तब्दीली पर बातें हो रही हैं और वो लग तो यही रहा है कि T20 का कैप्टन ज़रूर चेंज हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि सलमान आगा को मज़ीद वो लेकर चलेंगे। लेकिन सर, क्या शादाब खान ही बेहतर ऑप्शन है? शाहिद अफरीदी भी यही कह रहे हैं, शुएब मलिक भी यही कह रहे हैं। ऐसा क्या है कि शादाब खान ही बेहतर हो सकता है? देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं लुकमान। एक तो अगर आप इस वक्त कैप्टेंसी के ऑप्शंस देखें तो फिर आप या तो शाहीन को बनाएं या शादाब को बनाएं। और मेरे ख्याल में शाहीन को अगर आप बना दें तो वो ज्यादा बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसने PSL में डिलीवर किया हुआ है। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि अगर ये शादाब को बनाते हैं या शाहीन को कंसीडर करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आगा सलमान वाला केस है कि अपनी परफॉर्मेंस है नहीं तो फिर वो टीम से परफॉर्मेंस कैसे निकलवाएंगे या टीम से परफॉर्मेंस कैसे डिमांड करेंगे। तो मेरे किसी ऐसे बंदे को देखना चाहिए। एक जो मुझे ऑप्शन बेहतर लगता है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए जरूर एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं T20 में, मुझे लगता है कि फखर जमान क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है उसको कंसीडर किया जा सकता है कैप्टेंसी के लिहाज से और वो काफी बेहतर भी साबित हो सकता है। लेकिन अब अगर शादाब खान को आप बनाते हैं और शादाब खान की एज अ बैट्समैन भी परफॉर्मेंसेस पे क्वेश्चन मार्क हैं, जब शादाब खान थोड़े रन स्कोर कर लें तो सुसर जी टीवी पे बैठ करते हैं कि ये तो एज अ जो है ना बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। फिर जब बैटिंग फेल हो, बॉलिंग में कोई जो है ना टेल एंडर्स की 2-4 विकेटें ले लें तो फिर वो कहते हैं नहीं जी ये तो एज अ बॉलिंग का ऑलराउंडर खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में जिस प्लेयर का हमें रोल ही नहीं पता कि वो किस रोल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है तो उसको अगर कप्तानी की बातें हो रही हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और रही बात शाहिद अफरीदी की, तो मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी साहब ये भी बता देते कि ये उनकी अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू है या सकलैन मुश्ताक साहब के कहने पे उन्होंने ये बयान दिया है तो वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा क्लैरिटी आ जाती हमें भी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए ना तो अबरार अहमद, उस्मान तारिक, साहबजादा फरहान, फखर जमान, इन चार के अलावा किसी की भी टीम में जगह बनती ही नहीं है मेरिट पे। और जब जगह नहीं तो आप उनको कैप्टन कैसे बनाएंगे? और इन चारों में से किसी को कैप्टन बनाते हैं अगर आप तो फखर जमान इज द अल्टीमेट बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन ऑफ T20 साइड। जी फहद लाकर साहब, ये साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी हों, शुएब मलिक हों, एक तो कप्तान की तब्दीली की बातें चल रही हैं और दूसरा नाम जो तजवीज़ कर रहे हैं वो शादाब खान का कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये बेहतर नाम तजवीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल अहमद की बात से टोटली एग्री करता हूँ। और ये जो साबिक कप्तान है ना, जितने भी माशाल्लाह एक दो को निकाल के इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है हमारी क्रिकेट का। तो ये साबिक कप्तानों की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम हुआ करती थी, इन कप्तानों ने ना इसको फैमिली प्लानिंग टीम बना दी है। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग है इसलिए इसका ये हाल है। तो इन साबिक कप्तानों को बिल्कुल भी जो है ना वो इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। फखर जमान को कप्तान बनाए, उसको अथॉरिटीज दे, ठीक है, उसके साथ और यंग टीम जितनी है यंग टीम दे दे यार। बात ये है कि ये सीनियर बतौर सीनियर हार रहे हैं ना, तो इससे बेहतर है यंग जब आएंगे तो वो हार हार के एक दिन जीतना शुरू हो जाएंगे। इनके अंदर वो चीज नहीं है कि ये हार हार के जीते। इन्होंने 3 साल इनको देख लिए, इन्होंने हार नहीं है।
आप यंग टीम बनाए, वो शुरू में हारेगी, वो जीतना शुरू हो जाएगी। सही होगा। अच्छा अहमद, जब हम ये बात कर रहे हैं कि फ़खर जमान को कैप्टन बना दिया जाए, शादाब को नहीं, लेकिन साबिक एकदम से जो कैंपेन हमें नज़र आ रही है, आपको पता है हमेशा कैंपेन तो होती है, जैसे आपने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि शाहिद अफरीदी खुद कह रहे हैं या फिर उनको कहीं से कहा गया है, किसी ने कहा है, तो आपके ख्याल में ये जो कहने कहलवाने का कल्चर है ये पाकिस्तान में मौजूद है, और इस कल्चर का पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है? इसी कल्चर को देखें लुकमान, सबसे बड़ा जो कसूर है ना मेरे ख्याल में, जो एजेंडा चलाने वाले सहाफ़ी हैं और हाँ। जो क्रिकेटर्स हैं उनका है। अगर मैं आपको बताता हूँ, मुझे 10 मैसेज आते होंगे कि यार आप ये कह दें, वो कह दें। अब ये मेरी अपनी ज़ात पे है ना, या मेरी अपनी अक्ल है कि मैं एक्स क्रिकेटर्स की या मौजूदा क्रिकेटर्स की गुड बुक्स में आने के लिए या उनसे ताल्लुकात बनाने के लिए, उनके के क्लोज होने के लिए उनके हक में बयान देता फिरूं और प्रॉपर एजेंडा चलाऊं मीडिया, सोशल मीडिया पे। तो हमारा देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फेलियर है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, तो ये सिर्फ किसी, ये जो खेलने वाले 11 हैं इनका कसूर नहीं है, या सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट या मोहसिन नकवी का कसूर नहीं है। इसमें हम सब इक्वली जिम्मेदार हैं। अब एज देखें ना कि पिछले 2.5-3 साल में हमारी कब प्योरिटी, मुझे आप एक बात बताएं, इंडियन मीडिया आप उठा के देख लें, उनके क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स से बात करके देख लें, जब कोई आईसीसी इवेंट शुरू होता है वो एक ही बात करते हैं कि हमें ये आईसीसी इवेंट जीतना है। हमारा फोकस ही इंडिया पाकिस्तान पे होता है जी, इंडिया को हरा दें जी, ये कर लें। फिर इंडिया से भी जब हम हार जाते हैं जी, फलाना फलाने से जीत जाए, फलाना फलाने से हार जाए। तो लेकिन जब अहमद उससे भी पहले ये बात चल रही होती है कि अगर हम टूर्नामेंट से हार गए ना तो इसको हमने कैप्टन बनाना है, यानी कि वो तो पहले से ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और फिर टूर्नामेंट के दौरान ये चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई अगर हम हार गए ना तो इसको आप कैप्टन नहीं रहने देना, इसको आप कैप्टन बनाना है। यानी कि कप्तानी को लेकर पिछले 4-5 साल से, स्पेशली जब से बाबर आजम कैप्टन बने और पहला 1-2 साल निकालने के बाद, एक ऐसी जंग चल रही है पाकिस्तान में कप्तानी को लेकर कि वो जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखें लुकमान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आपके यहाँ जो एक हमेशा मंजिल बेचा जाता है, आपकी प्योरिटी ना, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को अगर मौका देंगे साहबजादा फरहान की तरह, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीवर करेंगे। आप किसी को आने ही नहीं देते। आपने सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी, इन जैसे प्लेयर्स को आज तक सेटल नहीं होने दिया। फखर जमान जैसा मैच विनर प्लेयर आपने बेंच पे बिठाया रहा और उसको जलील आप करते रहे चौथे नंबर पे, और जब आपने उसको उसके नंबर पे खिलाया तो उसकी परफॉर्मेंस देखें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमें लॉलीपॉप हर टूर्नामेंट के बाद मिलता है, हम जी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, हम जी यंग प्लेयर्स को मौका देंगे, हम जी सर्जरी करेंगे, हम जी कप्तान चेंज करेंगे। देखें, वही बात है ना कि अगर कोई गधा अपने ऊपर लाइनें मार ले और कहे कि मैं ज़ेब्रा हूं, तो वो ज़ेब्रा कभी नहीं हो सकता। आप अपनी अनयूजुअल चीजें चेंज करने के बजाय, अब आपके सर में दर्द है और आप पांव पे पट्टी बांध लें कि मेरे सर में आराम आ जाएगा, तो वो आपके सर में आराम नहीं आएगा जब तक सर पे पट्टी नहीं बांधेंगे। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको उठा के बाहर फेंके। जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दें। मैं ये नहीं कहता वो आते साथ सेंचुरियां स्कोर कर देंगे और 5 ले लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो साहबजादा फरहान की तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल हो जाएंगे और फिर आपको डिलीवर करके देंगे। जब आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेंगे कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े सुपरस्टार हैं, कोई किंग है, कोई क्वीन है, ये है वो है, तब तक आपकी टीम स्ट्रगल करती रहेगी। अल्टीमेट गोल होना चाहिए आईसीसी इवेंट जीतना, और जो टॉप पर जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा। अदरवाइज कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भतीजा है, भांजा है, कुछ भी है, उसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं होगी। मेरिट पे फैसले होंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। सर मेरिट का काम शुरू हो गया ना, कैंपेन शुरू हो गई है एक कैप्टन के लिए, तो फिर मेरिट आपको नज़र आ ही गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, और बहुत शुक्रिया फाद लियाकत साहब आपका, आपकी है आज के मैच के हवाले से। और 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए फाइनल हो चुकी हैं, और सेमीफाइनल की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, और आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दिया, और अब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। सुपर 8 मरहला अपने अख्ताम को पहुंच गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।